Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. Myself सुमित टक्कर. हमारा लास्ट वीडियो उसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी किया था मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और अलॉयज पर. आज हम बात करेंगे ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स की कि ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं. उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. ठीक है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सीबीएसई में आए हुए हैं. उससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स, कैसे वो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ओमिक कंडक्टर्स. ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसे नाम से पता लग रहा है आपको ओमिक, दोज कंडक्टर जो आपके ओम्स लॉ को फॉलो करें. ठीक है. दोज कंडक्टर विच फॉलो विच लॉज, जो ओम्स लॉ को बेटा फॉलो करे, ऐसे कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं हम? ओमिक कंडक्टर्स. या वो मटेरियल्स जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उन मटेरियल्स को हम लोग बोलेंगे ओमिक कंडक्टर्स. क्लियर है? ठीक है. देखो ओमिक कंडक्टर्स में अगर हम बात करें वी और आई के बीच में ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन आता है. ठीक है. तो ऐसा कंडक्टर या ऐसा मटेरियल जिसमें वी और आई का ग्राफ, ऐसा ग्राफ, वी वोल्टेज और आई हमारा ग्राफ है, और उसका जो ग्राफ आए वो अगर ग्राफ लीनियर आ रहा है, वो ग्राफ कैसा आ रहा है बेटा? लीनियर ग्राफ आ रहा है. तो वो कंडक्टर्स हमारे कौन से कंडक्टर कहलाते हैं बेटा? वो कंडक्टर्स हमारे कहलाते हैं ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ओमिक कंडक्टर्स की, ठीक है, तो वो हमारे पास है प्योर मेटल. जितने भी प्योर मेटल्स हैं, ठीक है, या फिर अब एग्जांपल करें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोड कॉपर की हो. ठीक है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोड कॉपर की हो, या फिर एक प्योर मेटल, कि दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं? ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम बात करें, यहाँ वोल्टेज लगा दें, यहाँ पर करंट लगा दें, तो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज. इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है. ठीक है. और ये ग्राफ किसका है बेटा? ये वी और आई के बीच में ग्राफ है. ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है. क्लियर है? बट आते हैं इसके अबाउट नॉन ओमिक कंडक्टर्स. नॉन ओमिक कंडक्टर्स मतलब जो आपके किसको फॉलो ना करे? डू नॉट फॉलो विच लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स. क्या बोलते हैं हम? नॉन ओमिक कंडक्टर्स. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, किसी भी हम मेटल की बात कर लेते, कोई भी मेटल ले लो. ठीक है. उसमें अगर हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते हैं, कोई भी हमने मेटल ले लिया, ठीक है, वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाओ, धीरे धीरे करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से, वोल्टेज बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड भी होंगे. कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या, वो मेटल जो है हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इनिशियली तो कोई स्ट्रेट लाइन ही आएगा ग्राफ. इनिशियली स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट बढ़ रहा है. ठीक है. पर धीरे धीरे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, उस मेटल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? कि वो हीट हो जाएगा. हीटिंग की वजह से कोई भी मेटल, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. जैसे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर कैसे हो जाएगा? कर्व. कैसा हो जाएगा? होना कैसे चाहिए था बेटा? ऐसा हो कैसे जाएगा? ऐसा. तो ये कंडक्टर्स जो भी मेटल्स हैं, वो कंडक्टर्स देखो, प्योर मेटल्स कैसे होते हैं हमारे पास? प्योर मेटल हमारे पास कैसे होते हैं? ओमिक कंडक्टर्स. पर कुछ हायर टेम्परेचर पर बात करें या हायर वोल्टेज पर बात करें, हायर वोल्टेज पर वी और आई का ग्राफ कैसा नहीं होता? लीनियर ग्राफ नहीं होता. इसलिए ये हमारे पास कैसे कंडक्टर्स हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है. और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे डायोड हो गया. ये डायोड एक आर्टिकल है जो आपको सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाएगा, जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा आ सकेगा. यहाँ वोल्टेज ले लो और यहाँ करंट ले लो, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, एक्सपोनेंशियल के यहाँ पर ग्राफ ऐसा आएगा. ये वोल्टेज और करंट के बीच. ठीक है. सॉरी, करंट एंड वोल्टेज के बीच. तो एक ऐसे कंडक्टर्स, जिन कंडक्टर्स में
वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन ना आए, ठीक है, लीनियर ना आए, तो ऐसे कंडक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। का एग्जांपल मैं आपको जैसे डायोड। डायोड क्या होता है हमारे पास? डायोड इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। कैसा कंडक्टर होता है डायोड बेटा? नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, ठीक है। चले आगे। अब हम बात करेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। हमारे पास रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है, इसकी वैल्यू R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, इसकी वैल्यू कितनी है? R2, तीसरा रेजिस्टेंस ये है, इसकी वैल्यू कितनी है? R3। अगर एक रेजिस्टेंस का दूसरा एंड पहले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से, दूसरे का दूसरा एंड तीसरे के फर्स्ट से, तीसरे का दूसरा एंड चौथे के फर्स्ट से ऐसे जुड़ते जाएं, तो इन रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं किसमें? दीज रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और इनको हमने जोड़ दिया किससे बेटा? बैटरी से या सेल से आपने कनेक्ट कर दिया। जो सेल है उसका ईएमएफ या उसका वोल्टेज आपने मान लिया भी, ठीक है। अब हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब इन तीनों को जोड़ के, आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इन तीनों को जोड़ के आप एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दो, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के आपने क्या बना दिया? एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया, जो किसी सेम बैटरी से जुड़ा हुआ है वी वोल्टेज से। इसको बोल देंगे हम RS। तो RS जो होगा वो इन तीनों का R1 R2 R3 इन तीनों का क्या कहलाएगा बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इस सर्किट को क्या बोलेंगे हम? इसका इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंट सर्किट। समझ में आया? और इस रेजिस्टेंस RS को क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो इन तीनों को जोड़ने के बाद आप एक सिंगल रेजिस्टेंस बना रहे हो। क्या बना रहे हो? एक सिंगल रेजिस्टेंस बना रहे हो। तो ऐसा क्या फॉर्मूला बनेगा जो RS का और R1 R2 R3 के बीच में बने, वो हमें ड्राइव करना है इस इक्वेशन के अंदर। मतलब हमारा बेसिकली आर्टिकल यही है, हमारा मोटो यही है कि हम R1 R2 R3 इन तीनों की हेल्प से हम RS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। चले आगे। देखो अभी आपके पास जो बैटरी है उससे करंट जाएगा। इस बैटरी से करंट गया, मान लो कितना करंट गया? I। और यहाँ पर भी कितना करंट जाएगा? I और I। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल कर आया क्या? इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है, करंट विल रिमेन सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। सभी रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें इसके अक्रॉस पोटेंशियल का, ओम्स लॉ लगा दो। V इक्वल कितना होता है? I R1। इसके बाद करें पोटेंशियल का तो कितना होता है? V2। इसको V1 बोल देते हैं, इसको बोलते हैं V2 इक्वल I R2। इसके अक्रॉस बात करें तो कितना देगा? V3 कितना हो जाएगा? I R3, ठीक है। V इक्वल I R1 I R2 I R3 तीन हो गया। इसके पोटेंशियल जो V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 है। अगर इन तीनों का पोटेंशियल जोड़ दे तो किसके पोटेंशियल के बराबर होगा? बैटरी और सेल उसके पोटेंशियल के बराबर होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं V की वैल्यू जो होगी, V इक्वल टू होगा हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है बेटा। V1 की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, V2 की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, V3 की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, और V की वैल्यू इस इक्विवेलेंट सर्किट से निकालेंगे। देखो यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट में करंट कितना जाएगा? वही करंट जाएगा सर्किट में जा रहा है I। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी है हमारे पास? RS क्या है हमारे पास? इक्विवेलेंट सर्किट, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ V1 की वैल्यू क्या होगी? देखो IR1 IR2 IR3 ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये हो जाएगी आपके पास IRS इज टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 तीनों को जोड़ दो तो RS की वैल्यू कितनी आएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। सब में से I क्या हो जाए? कैंसिल। इससे आपको पता लगता है कि जो तीन रेजिस्टेंस आपने सीरीज में जोड़े हैं इनको डायरेक्टली जोड़ दो। इनको क्या जोड़ दो? इनको अगर हम डायरेक्टली जोड़ दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? RS इक्वल टू IR1 सॉरी RS इक्वल टू R1 R2 R3 R4।
ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखो अगर मान लो मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ, एक आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक की वैल्यू 1, दूसरे की 2 और तीसरे की 3 ओम है। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, आपने तीनों को सीरीज में जोड़ दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 + 2 + 3, 3 × 2 = 5, 3 × 5 = 6 ओम आ गया। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो R1, R2, R3 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से उन सब की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। मतलब अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हो तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या आती है बेटा? ज्यादा आती है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक पॉइंट याद रखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? RS = R1 + R2 + R3 सो ऑन। अगर मान लो आपके पास n रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 अप टू सो ऑन, कितने रेजिस्टेंस है बेटा? n रेजिस्टेंस है, तो RS की वैल्यू निकलेगी कैसे? R1 + R2 + R3 + अप टू सो ऑन व्हाट? Rn। ठीक है, और अगर सारे रेजिस्टेंस एक सारे सेम है, मतलब R1 की वैल्यू R2 के बराबर, R3 के बराबर है, सबको जोड़ देंगे तो RS की वैल्यू आ जाएगी बेटा R + R + R अप टू कितने टाइम्स? n टाइम्स आ जाएगी, जिसको बोलेंगे RS की वैल्यू आ गया प्लस NR। समझ आया नहीं है? याद रखना सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं और सीरीज में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम। और सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू हर रेजिस्टेंस से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले कौन सा? हम पढ़ने वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ने वाले बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा? हर रेजिस्टेंस को हम ज्वाइंट करेंगे। देखो 3 रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं, एक रेजिस्टेंस मैंने ये ले लिया R1, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने ये ले लिया R2, तीसरा रेजिस्टेंस मैंने ले लिया। आप चाहो तो कितने भी ले सकते हो और मैं 3 लेके चल रहा हूँ। इसकी वैल्यू आपके पास R1 है, इसकी वैल्यू आपके पास R2 है, इसकी वैल्यू आपको, तीनों के एंड आपने एक तरफ जोड़ दिए, इन तीनों के एंड आपने एक तरफ जोड़ दिए और पूरे सिस्टम को आपने कनेक्ट कर दिया किसी सेल से या फिर किसी बैटरी से। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी से करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा? आई। जब ये करंट यहाँ आएगा 3 पार्ट में डिवाइड होगा बेटा। I1 इसमें करंट चला जाएगा आपके पास, I2 इसमें से करंट चला जाएगा आपके पास कितना? I3। तीनों में अलग अलग करंट जाएगा। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट की वैल्यू कम होगी, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। तीनों करंट कंबाइन होंगे, I1, I2, I3, वापस से करंट कितना बनेगा आपके पास? I करंट बनेगा, सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर जाएगा? I। ये सुनो, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़कर आपने एक सर्किट बना दिया, एक रेजिस्टेंस बना दिया जिसको आपने बोल दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कौन से कॉम्बिनेशन का? पैरेलल का। और उसको जोड़ दिया आपने सेल से या बैटरी से, जिसकी पोटेंशियल कितनी है आपके पास? V। ठीक है, और ये आपके पास आ गया RP। वही सेम इसमें से करंट जा रहा है कितना? I, और बैटरी में वापस वही करंट आ रहा है कितना? I। ठीक है, तो अब इस सर्किट का क्या कहलाएंगे? इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे। और RP क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, इस बैटरी का पोटेंशियल V है, तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V ही रहेगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V हुआ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V हुआ, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना हुआ? V। ठीक है, बट करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड। हम बोल सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल across each resistance is same। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। ठीक है, तो हम देखो बात करते करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में। तो I इक्वल टू कितना होगा? I1 + I2 + I3। I की वैल्यू कितनी होगी? I1 + I2 + I3।
ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। आई की वैल्यू निकाल लो। आई देखो क्या होगा हमारे पास, आई होता है V अपॉन आर, ओम्स लॉ पढ़ा ना आपने, V इक्वल्स टू कितना होता है आई आर, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी V अपॉन आर। तो यहाँ पर कर दो आई की वैल्यू, इस इक्वेशन से आई की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा V अपॉन आर पी इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R। जब में से V को बड़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर पी कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। इस तरीके से रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, कैसे क्या होता है पैरेलल में, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो पैरेलल का टू रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए, वो बता देंगे हम आपको। देखो बेटा, रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में 1 अपॉन आर पी का फॉर्मूला आपको पता लग गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन कितना होता है R3, ठीक है। मान लो R1 की वैल्यू है कितने, 2 ओम 4 ओम और 6 ओम, तीन हमारे पास वैल्यू है 2 4 6, तो 1 अपॉन आर पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जरा, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 12, 2 6 जा 3 4 जा 6 2 जा 6 2 9 और 2 11, 11 अपॉन कितना आ गया 12, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12 अपॉन 11, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बेटा। देखो ध्यान से देखो, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसकी वैल्यू 1 आई है, जो कि 2 से 4 से और 6 से, तीनों से कम है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है कब, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर सीरीज के अंदर बात करें, सीरीज के अंदर वैल्यू क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस की इंक्रीज जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो करंट की वैल्यू क्या रहती है सेम। ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, सीरीज कैसे और पैरेलल कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एक छोटा सा आर्टिकल है, मान लो 2 रेजिस्टेंस है, एक R1 और एक R2, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, सॉरी दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, तो 1 अपॉन आर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। 1 अपॉन आर पी निकालना है, R1 R2 का एलसीएम ले लो, R1 R2 एलसीएम आ गया, यहाँ देखो ऊपर R2 प्लस R1, उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, आर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस, ये एक सिंपल फॉर्मूला बन गया। इस सिंपल फॉर्मूले से आप किसी भी 2 रेजिस्टेंस जो अपने पैरेलल में जुड़े हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो डायरेक्टली। जैसे मान लो आपके पास रेजिस्टेंस 2 ओम और एक 4 ओम का है, आपको उनको पैरेलल में जोड़ दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आरपी। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, R1 R2 को मल्टीप्लाई करो, कितना 2 4 जा 8, और 2 और 4 जोड़ दो, कितना हो गया 6, 4/3, 4/3, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप सीधा शॉर्टकट आप क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज हमने आपको पढ़ाया ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, और आपको बताया नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिन कंडक्टर्स में ओम्स लॉ फॉलो होता है, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स जिन कंडक्टर्स में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। जो कंडक्टर्स के ग्राफ वी और आई के बीच में स्ट्रेट आए वो ओमिक है, और जिस कंडक्टर में ग्राफ वी और आई के बीच में कैसा स्ट्रेट ना आए वो नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इस वीडियो के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलेंगे। और उस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जिसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करेंगे, कुछ डिवाइसेस जो मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, थैंक यू।